स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 17 डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के तमाम हार्मोन्स को कंप्लीट किया, सिर्फ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स को छोड़ के। उसके बाद हमने गोनेड्स को स्टार्ट किया था, गोनेड्स में से ओवरीज को। इसी को डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपको एक सीक्वेंस बताइए हार्मोन्स की कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है इसको कहते हैं एफएसएच। एफएसएच का नाम से पता चल रहा है ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स की मैच्योरेशन स्टार्ट करता है। जैसे ही ये फॉलिकल्स मैच्योर होना, राइपन होना स्टार्ट होते हैं तो ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। इसका मतलब है एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरीज के फॉलिकल से पैदा होता है, मैच्योरिंग फॉलिकल्स और राइपनिंग फॉलिकल से। और आपको बताया कि कुछ स्पीशीज़ में ये इन फॉलिकल्स के अंदर मौजूद इंटरस्टिशियल सेल से भी पैदा होता है। उसके बाद एंटीरियर लोब से एक हार्मोन पैदा होता है जिसको हम कहते हैं एलएच। एलएच का फुल नेम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एलएच क्या कॉज करता है? एलएच कॉज करता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरीज और फॉलिकल्स। फॉलिकल या ओवरी से ओवम का रिलीज होना। फॉर एग्जांपल, अगर ये इस तरह से फॉलिकल है और इस फॉलिकल के अंदर ये ओवम था, तो जब ये फॉलिकल रप्चर होगी तो ओवम इससे रिलीज हो जाएगा। तो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फॉलिकल्स और ओवरीज, इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कॉज करने वाले हार्मोन को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसके बाद जब ये फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं, इनसे ओवम रिलीज हो जाता है, तो फिर इनको कहा जाता है रप्चर्ड फॉलिकल्स या इनको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और रप्चर्ड फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो दो मेन फीमेल हार्मोन्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 पर है एस्ट्रोजन, नंबर 2 पर है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट होता है? मैच्योरिंग और राइपनिंग फॉलिकल से, यानी ओव्यूलेशन से पहले पहले जब फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे होते हैं। जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तो एलएच आकर फॉलिकल्स को रप्चर करता है, जिसकी वजह से एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन जो राइपनिंग मैच्योरिंग फॉलिकल से आफ्टर ओव्यूलेशन दे विल बी कॉल्ड एज रप्चर्ड फॉलिकल्स और इनको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। रप्चर्ड फॉलिकल कह दो आप इनको, या आप इनको कह दो कॉर्पस ल्यूटियम, एक ही बात है। तो कॉर्पस ल्यूटियम या रप्चर्ड फॉलिकल से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, इस हार्मोन को कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन, इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फीडबैक का भी जिक्र कर लें कि ये जो एलएच और एस्ट्रोजन है, एलएच हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, इनका आपस में पॉजिटिव फीडबैक है। यानी एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एलएच बढ़ता है, एस्ट्रोजन कम होता है तो एलएच कम होता है। तो राइपनिंग फॉलिकल्स, मैच्योरिंग फॉलिकल आहिस्ता आहिस्ता जब एस्ट्रोजन को बढ़ाते जाएंगे तो एस्ट्रोजन के शार्प राइज से, तेज़ी से बढ़ने से एलएच का भी क्या होगा? शार्प राइज होगा, जिसकी वजह से फॉलिकल्स फट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे और ओव्यूलेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये इसी तरह के क्वेश्चंस इनके बारे में आपने याद रखने हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है? ओव्यूलेशन कराना। एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का आपस में कौन सा फीडबैक है? पॉजिटिव फीडबैक है। फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है? रप्चर्ड फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम से। और राइपनिंग फॉलिकल से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? एस्ट्रोजन पैदा होता है। अब डियर स्टूडेंट, हम इस एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, जिसके अंदर न्यू बॉर्न की डेवलपमेंट होती है या बेबी प्रोड्यूस होता है, इस पार्ट को कहा जाता है यूट्रस। और इसके नैरो पार्ट को कहा जाता है सर्विक्स। और इसकी ये जो बर्थ कैनाल है इसको कहा जाता है वेजाइना।
अब डियर स्टूडेंट, ये जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम, जिसको हम ये रेड लाइनों से बना रहे हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम में, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस में एंडोमेट्रियम पे बनता है प्लेसेंटा इस तरह से, और इस प्लेसेंटा के बनने के लिए एंडोमेट्रियम की वॉल को प्रिपेयर कौन करता है? एस्ट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, एस्ट्रोजन का पहला फंक्शन ये है कि इट प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर प्लेसेंटा फॉर्मेशन। एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या काम करता है? इट कॉजेस एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का मतलब क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। इसकी वास्कुलराइजेशन कॉज करता है। वास्कुलराइजेशन का मतलब ये है कि इसमें ब्लड सप्लाई को ज़्यादा किया जाता है। ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो इसको ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा खुराक, ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा और ये प्लेसेंटा बनाने के लिए तैयार होगी। वास्कुलराइजेशन के नतीजे में इसकी थिकनेस भी इंक्रीज़ होती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम को अफेक्ट करता है और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को ज़्यादा करता है। थिकनेस को ज़्यादा करने से मुराद ये होती है कि इसके अंदर वास्कुलराइजेशन होती है। वास्कुलराइजेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाया जाता है, और फिर इस वास्कुलराइजेशन को कॉज करने के दौरान ये क्या करता है? इट एक्सर्ट पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH, यानी एस्ट्रोजन बढ़ता है तो उसके नतीजे में LH बढ़ता है, और LH क्या कॉज करता है? ओव्यूलेशन, फॉलिकल से एग को रिलीज़ करवा देता है। एग जो है वो ओवरी या फॉलिकल्स पड़ जाते हैं और उनसे एग रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर याद ये रखना है कि आपने प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और LH में कौन सा फीडबैक है? पॉजिटिव फीडबैक है। इसके साथ साथ इसके बाद क्या होता है कि अगर तो ये प्लेसेंटा बन जाता है, यानी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, या यूं कह लें कि प्रिपेयर एंडोमेट्रियम, प्रिपेयर फॉर प्लेसेंटा, एंडोमेट्रियम को प्लेसेंटा बनाने के लिए प्रिपेयर करता है, प्रेगनेंसी के लिए, कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर करता है। मगर प्रेगनेंसी तो हो सकती है तभी जब फर्टिलाइजेशन हो। अगर डियर स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उसके बाद क्या होता है कि ये जितनी एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस है, ये सारा सेल्स और ब्लडी मटेरियल जो है, ऑल दिस इज़ डिस्चार्ज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू सर्विक्स एंड वेजाइना, और इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। उसके बाद ये जो एंडोमेट्रियम में डैमेज हुआ होता है, ये जो इनर मोस्ट लेयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डैमेज हो गया, इसकी रिपेयर एंड हीलिंग भी किसने करनी है? एस्ट्रोजन ने। तो कॉजेज रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो डियर स्टूडेंट, अब इन पॉइंट्स को अगर आप बुक से भी देखें तो एस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या हैं? एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द राइपनिंग फॉलिकल्स, मैच्योरिंग फॉलिकल्स भी कह सकते हो, और इन मैनी स्पीशीज़ फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द फॉलिकल, यानी फॉलिकल के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। और इनको स्टिमुलेट कौन करता है फॉलिकल्स को? FSH, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब से आता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जितने भी फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में शामिल होते हैं प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, डियर स्टूडेंट्स कहते हैं गोनेड्स को। फॉर एग्जांपल, अगर मेल हैं तो टेस्टीज मौजूद होंगे, फीमेल हैं तो ओवरीज। इसके अलावा जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप मेल फीमेल में अपेरेंटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गोनेड्स के अलावा, इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। जैसे कि फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में क्या होगा? बियर्ड ग्रोथ सप्रेस्ड रहेगी, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होगी, इसमें पेल्विस ब्रॉड होगा, शोल्डर्स नैरो होंगे,
और जो पिच आवाज़ में फ़र्क होगा, इस तरह के जितने करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे कहलाते हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय द एस्ट्रोजन। उसके बाद हमने देखा कि जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस होती है, यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं। यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर को कहा जाता है एंडोमेट्रियम, और ये उसकी थिकनेस कॉज करता है। थिकनेस का मतलब होता है उसमें वस्कुलराइजेशन करते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो ऑक्सीजन खुराक की सप्लाई बढ़ेगी और एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी, और थिकनेस बढ़ने का मतलब है इसको प्लेसेंटा बनाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। और अगर तो प्लेसेंटा बन गया तो फिर तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर प्रेगनेंसी ना हुई तो फिर ये जो एंडोमेट्रियम के जो वस्कुलर लेयर थी ये सारी वेजाइना एंड सर्विक्स के थ्रू डिस्चार्ज आउट हो जाएगी, और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाएगा। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो इनर मोस्ट लेयर में डैमेज होगा उसकी रिपेयर एंड हीलिंग करना भी किसका काम है? एस्ट्रोजन का काम है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये स्टार्ट सिक्रीटिंग कुछ प्रोटीनेशियस ग्लैंडुलर सेल्स को बढ़ाता है, जो कि प्रोटीनेशियस सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं जो एम्ब्रियो को अर्ली लाइफ के लिए चाहिए होती है। अगर एस्ट्रोजन के हार्मोन में कमी हो जाए तो इसकी वजह से जो यंग फीमेल्स हैं दे फेल टू मेच्योर सेक्सुअली एंड स्टेरिलिटी यानी इनफर्टिलिटी, उनमें प्रेगनेंसी ना पैदा होने की सलाहियत हो सकती है, और जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं ये लॉस हो सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ये अभी हमने पढ़ा कि ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल्स। एक तो ये सेम यही काम करता है कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस को कहते हैं, इसकी थिकनेस को और ज़्यादा करता है। ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को और ज़्यादा करने का मकसद यही है कि ये भी प्लेसेंटा बनाने में, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब उसके बाद रप्चर्ड फॉलिकल से ये सिक्रीट होता है फ्रॉम एलएच। प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक एग्जर्ट करता है ऑन एफएसएच, ये नेगेटिव फीडबैक डालता है ऑन एफएसएच, यानी कि जब तक प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रहेगा एफएसएच जो है वो कम रहेगा, तो इसकी वजह से मज़ीद फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जितने टाइम तक एस्ट्रोजन ज़्यादा रहेगा वो रुका रहेगा। अब इसी करैक्टर की बेस के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स के अंदर। प्रोजेस्टेरॉन इज़ यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल पिल्स। जो प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवाइयां हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को इस्तेमाल किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ यूज्ड इन बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स। तो बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स में जो हार्मोन इस्तेमाल होता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वाई प्रोजेस्टेरॉन इज़ यूज्ड इन बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स, तो अब हम सिर्फ स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात करते हैं कि वाई प्रोजेस्टेरॉन इज़ यूज्ड इन बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स। तो डियर स्टूडेंट, प्रोजेस्टेरॉन के बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स में यूज़ होने की वजह यह है कि ये एफएसएच पर नेगेटिव फीडबैक एग्जर्ट करता है। अब अगर आप देखें कि ये एफएसएच पे नेगेटिव फीडबैक डालता है, एफएसएच कम होगा तो एस्ट्रोजन भी कम रहेगा, एस्ट्रोजन कम रहेगा तो एलएच भी कम रहेगा, क्योंकि रिलेशनशिप हमने क्या लिखा है, एफएसएच उसके बाद एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के बाद एलएच, एलएच के बाद प्रोजेस्टेरॉन। अब एफएसएच जो है, प्रोजेस्टेरॉन ने क्या डाला है, नेगेटिव फीडबैक डाला है एफएसएच पर, यानी जब तक ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा रहेगा एफएसएच कम रहेगा, एस्ट्रोजन भी कम रहेगा और एलएच भी कम रहेगा। एलएच के कम होने का मतलब है इट विल सप्रेस ओव्यूलेशन। इसके नतीजे में क्या होगा, ओव्यूलेशन सप्रेस रहेगी, और जब तक ये ओव्यूलेशन सप्रेस रहेगी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। ओव्यूलेशन सप्रेस्ड का मतलब है नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो प्रेगनेंसी, नो कंसेप्शन, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसेप्शन एक ही बात है।
ना प्रेगनेंसी होगी, ना फर्टिलाइजेशन होगी, ना कंसेप्शन होगी, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को यूज़ किया जाता है इन बर्थ कंट्रोलिंग पिल। तो उसकी रीज़न में आप क्या लिखेंगे, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन एक्सर्ट नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच। एफएसएच के कम होने का मतलब है एस्ट्रोजन कम, एस्ट्रोजन के कम होने का मतलब है एलएच कम, और जब तक ये एलएच कम रहेगा ओव्यूलेशन सप्रेस्ड रहेगी, जिसकी वजह से ना फर्टिलाइजेशन होगी, ना प्रेगनेंसी होगी, ना कंसेप्शन होगी। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को यूज़ किया जाता है इन बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे फीमेल गोनेड्स थे उनके दो हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेल गोनेड्स को। तो मेल गोनेड्स में डियर स्टूडेंट्स आते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी in a sac of skin which is known as scrotum. Dear student, testes are located in a sac of skin which is located outside the body cavity known as scrotum. और ये scrotum में इसलिए होते हैं to adjust the temperature of testis which is required for the maturation of sperm. अब डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे टेस्टिकल्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस फाइन कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स। ये बहुत ज़्यादा फाइन कॉन्वोलेटेड डक्ट्स टिब्यूल से मिलकर बने होते हैं, और इन टिब्यूल्स को हम कहते हैं सेमिनिफरस टिब्यूल्स। सेमिनिफरस टिब्यूल्स का जो मेन फंक्शन है वो है स्पर्म बनाना, यानी इनके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है इसके अंदर। अब यहाँ पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं आउटसाइड दीज टिब्यूल्स, ये जो मैं रेड डॉट्स लगा रहा हूँ, इन सेल्स को कहा जाता है, दीज सेल्स आर नोन एज इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स। इन सेल्स को कहा जाता है इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स हैं ये बेसिकली परफॉर्म करते हैं एंडोक्राइन फंक्शन, और इनको जो हार्मोन आकर स्टिमुलेट करता है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। उस हार्मोन का नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आएगा इसका नाम है ICSH। ये टेस्टिस की सेमिनिफरस टिब्यूल्स के बिटवीन पाए जाने वाले इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, एंड दे विल सिक्रीट अ मेल सेक्स हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन पैदा करेंगे जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। बुक में यहाँ पर इसका केमिकल नेम भी दिया हुआ है 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, इसको कहा जाता है। इट इज़ अ स्टेरॉयडल हार्मोन, और ये जिस तरह फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डियर स्टूडेंट यहाँ से पैदा होता है। तो पेयर ऑफ टेस्टिस को हम कहते हैं मेल गोनेड्स विच आर लोकेटेड इन अ सैक ऑफ स्किन आउटसाइड द बॉडी कैविटी नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम इज़ हेयर टू एडजस्ट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। तो हम क्योंकि एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस फाइन कॉन्वोलेटेड कॉइल्ड टिब्यूल्स विच आर नोन एज सेमिनिफरस टिब्यूल। इनके अंदर स्पर्म बनते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एक अलहदा प्रोसेस है। जो एंडोक्राइन फंक्शन है इसका वो ये है कि सेमिनिफरस टिब्यूल्स के आउटसाइड में सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। इनको स्टिमुलेट करने वाला एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं ICSH, जिसका फुल नेम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो फिर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करवाता है फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि डेवलपमेंट की इनिशिएशन के बाद जब सेक्स ऑर्गन्स फीटस के अंदर बनते हैं, ये हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के 6 वीक के बाद
जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है या तो वो मेलनेस या फीमेलनेस की तरफ शुरू होता है। अगर डेवलपमेंट का प्रोसेस मेलनेस की तरफ स्टार्ट होता है तो बाय द एंड ऑफ फोर्थ मंथ सारे ऑर्गन्स तकरीबन बॉडी के बन जाते हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन्स भी बन जाते हैं जिन्हें हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इसके बाद ये जो इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल है ये बाय द टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता रहता है, और प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है कि प्यूबर्टी का मतलब होता है जब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर अपीयर होने लगते हैं, ICSH, जिसको फीमेल्स में LH भी कहते हैं। जब इसका राइज होता है तो इसके राइज से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी ज़्यादा होता है, और प्यूबर्टी के टाइम पर अपीयर होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। जैसे कि आपको बताया कि वो कैरेक्टर्स टेस्टीज़ के अलावा जो मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जिसमें बियर्ड ग्रोथ है, मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी है, शोल्डर्स का ब्रॉड होना है, तो ये वाले सारे इस तरह के सेक्स कैरेक्टर्स मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब किसी वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम रह जाए या इसकी किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम पैदा हो, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो अपीयर नहीं होंगे, और अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है, इसका कम लेवल की वजह से कैस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे मेल्स जो जीनोटिपिकली प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स में मेल्स हैं मगर उनमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स अंडर डेवलप्ड रहते हैं या अपीयर ही नहीं होते, देयर बॉडी फिनोटिपिकली लुक लाइक फीमेल्स। जीनोटिपिकली वो मेल हैं बट देयर बॉडी फिनोटिपिकली लुक लाइक फीमेल, इनको हम कहा जाता है कैस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं कैस्ट्रेटेड मेल्स, इनको हम बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक बार फिर देख लें मेल गोनेड्स के बारे में। टेस्टीज मेल गोनेड्स को हम बोलते हैं, और ये हमने देखा कि सैक ऑफ स्किन में होते हैं। इनकी ट्यूब्यूल्स को कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जिनमें स्पर्म बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है। और ये जो रेड डॉट्स लगाए हैं इन सेल्स का नाम इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स है। एंटीरियर लोब से जब ICSH हार्मोन आकर इन इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करते हैं, जिसका केमिकल नेम है 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। अब ये इसकी स्टेजेस हैं, देखें जब डेवलपमेंट में टेस्टीज डेवलप हो जाते हैं बिफोर बर्थ ही, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है और कंटिन्यूसली इसके अंदर राइज होता रहता है। जब प्यूबर्टी की एज आती है, प्यूबर्टी की एज होती है 13 ईयर्स 14 ईयर्स की एज, 13-14 ईयर्स की एज में क्या होता है, प्यूबर्टी का टाइम जब स्टार्ट होता है तो शार्प राइज होता है ICSH के लेवल में, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में जैसे आपको बताया बियर्ड ग्रोथ, मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी, ब्रॉड शोल्डर्स एट्सेट्रा, ये सारे मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, और इसके साथ साथ जो सेक्स डिराइव है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और फिर ये थ्रू आउट जो है ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर प्रमोटेड रहते हैं बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर किसी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है तो इससे क्या प्रॉब्लम अपीयर होती है, कैस्ट्रेशन, जिसमें मेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स अंडर डेवलप्ड होते हैं या होते वो जीनोटिपिकली मेल हैं बट देयर बॉडी द कैस्ट्रेटेड मेल फेल्स टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड हिज बॉडी लुक लाइक फीमेल या इमेच्योर फीमेल की तरह वो महसूस होते हैं। तो अंडर डेवलप्ड मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स उनके अंदर होते हैं। दिस कंडीशन इज़ नोन एज कैस्ट्रेशन, इसको कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक हार्मोन जो उधर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से रह गया वो है प्रोलैक्टिन। उसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि प्रोलैक्टिन कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है। फीमेल्स में फीमेल हार्मोन है, ये कंटिन्यूसली ये बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है और ये डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स का बाइस बनता है, यानी मेमोरी ग्लैंड्स को ये प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मगर इसको रोकने के लिए जो हार्मोन आता है, इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इसको रोकने के लिए आता है, उसे कहते हैं PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। और प्रीवियस लेक्चर में भी डियर स्टूडेंट आपको बताया था
कि हाइपोथैलेमस से सारे रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट होते हैं, सिर्फ एक ही इनहिबिटरी फैक्टर है और उसका नाम है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन को कम करता है। बाकी प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, इन सब चीज़ों का हमने इनके साथ ही यहाँ पर जिक्र कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपने देखा कि हमारा इंटीरियर लोब का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और साथ हमने गोनेड्स को भी पढ़ लिया। और क्योंकि हमने गोनेड्स को इनके साथ मिला के पढ़ा है तो अब ये हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन की भी, और उसके साथ जो टेस्टिस और ओवरीज के गोनेड्स के हार्मोन हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो नेक्स्ट ग्लैंड स्टडी करना है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले देखेंगे कि वेयर द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड। थायराइड ग्लैंड डियर स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, एक इसकी राइट एक लेफ्ट, जिनको हम लैटरल लोब्स कहते हैं, बिलो दी लेरिंक्स। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है। इस तरह से ये हमारी सांस की नाली है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, और ट्रेकिया के ऊपर वाले हिस्से को हम लेरिंक्स बोलते हैं। तो लेरिंक्स के ऑलमोस्ट राइट पर एक लोब है इस तरह से और एक लेफ्ट है। तो ये दो लोब्स हैं। थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू लेटरल लोब्स बिलो लेरिंक्स। लेरिंक्स कह दें या वॉइस बॉक्स कह दें, एक ही बात है। तो ये थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक रीजन बिलो द लेरिंक्स अराउंड द ट्रेकिया। एक राइट साइड पे लोब है, एक लेफ्ट साइड पे इसकी लोब है। तो दो लोब्स पर ये मुश्तमिल है जिनको लेटरल लोब्स कहा जाता है। अब इनके हार्मोन्स की बात करें तो इट प्रोड्यूस थायरॉक्सिन और T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 which is structurally similar to the thyroxine with 3 iodine atoms rather than 4। तो इसके दो हार्मोन्स हैं। पहला हार्मोन है इसका थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन को कहा जाता है T4। T4 से बनता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन और सम टाइम, यानी थायरॉक्सिन T4 होता है जिसमें 4 आयोडीन के एटम होते हैं। सम टाइम ये सिक्रीट करता है T3 विद ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी 3 आयोडीन के एटम है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। मगर थायरॉक्सिन याद रखना है आपने कि वो T4 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थायरॉक्सिन को T3 कहते हैं या T4, तो थायरॉक्सिन को T4 कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन यहाँ से सिक्रीट किया जाता है उसका नाम है कैल्सिटोनिन, यानी कि बेसिकली दो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के, एक का नाम है थायरॉक्सिन और दूसरे का नाम है कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन का जो केमिकल नेम होगा वो होगा T4। T4 का मतलब है 4 आयोडीन के एटम जिसमें लगे हुए हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अच्छा, अब थायराइड ग्लैंड जो है इज़ एक्टिव कंटिन्यूसली, मुसलसल ये एक्टिव रहता है, और हाई लेवल इसके होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन और स्ट्रेस सिचुएशन जैसे कि कोल्ड एंड हंगर। तो अभी सिर्फ हम थायरॉक्सिन हार्मोन के लेवल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली सिक्रीट होता है, मगर इसका रैपिड लेवल आपको कब देखने को मिलता है? ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के दौरान, सेक्सुअल मैच्योरेशन के दौरान थायरॉक्सिन का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, और इसके अलावा स्ट्रेस सिचुएशन के दौरान, जैसे कि कोई कोल्ड स्ट्रेस है या हंगर, तो इस तरह की किसी स्ट्रेस सिचुएशन में इसका लेवल बढ़ जाता है। वैसे तो ये कंटिन्यूसली बॉडी में सिक्रीट होता है, और इसकी जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर, फिर इंटीरियर लोब से TSH और TSH से थायरॉक्सिन इन द ब्लड। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं कि थायरॉक्सिन जो है
और ट्राई आयोडोथायरोनिन, 2 हार्मोन्स हैं और ये एसेंशियली एक ही तरह काम करते हैं। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं? तो थायरॉक्सिन के या T3 के, ट्राई आयोडोथायरोनिन के जो फंक्शन हैं वो सिमिलर हैं। पहला फंक्शन इनका ये है, दे अफेक्ट द BMR, दे अफेक्ट BMR। ये BMR बेजल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं। थायरॉक्सिन का लेवल जो है वो बेजल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। और बेजल मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मुराद क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, CO2 का रिलीज़ ज़्यादा होगा और ATP भी ज़्यादा रिलीज़ होंगे। यानी ग्लूकोज ज़्यादा टूटेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ बढ़ेगा और ATP ज़्यादा पैदा होंगे। ATP ज़्यादा पैदा होने का मतलब ये होगा कि बॉडी में हीट और एनर्जी जो होगी वो अवेलेबल होगी। और ये साथ मिलकर, ये हो गया BMR, ये साथ जिस हार्मोन के मिलकर काम करता है, इन कंजंक्शन। बिल्कुल इसी तरह के काम जो हार्मोन और कर रहा होता है वो होता है STH, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। तो ये MCQ भी पूछा जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन वर्क इन कंजंक्शन विद, ये किसके साथ मिलके काम करता है? ये सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। किस काम के लिए? ग्रोथ के लिए और डिफ्रेंशिएशन के लिए। ग्रोथ से मुराद यहाँ पर होती है कि बॉडी इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज को हम कहते हैं ग्रोथ। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स का, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द सेल्स का बॉडी में बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, डेवलपमेंट, जो कि सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के साथ मिलकर ये करता है। अब इसकी एक एग्जांपल है कि एम्फीबियंस जो हैं, एम्फीबियंस, अब आप इसको डिफ्रेंशिएशन को डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। एम्फीबियंस में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसका मतलब ये होता है जैसे फ्रॉग का जो लार्वा है, एम्फीबियन में लार्वे से मेटामॉर्फोसिस के नतीजे में बनता है एडल्ट। अब हम देखते हैं कि एडल्ट की और लार्वे की शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो जो लार्वे की शेप एडल्ट की से मुख्तलिफ होती है, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली अगर किसी टॉड या फ्रॉग में से थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दें तो उसका लार्वा ही एडल्ट में चेंज हो जाता है, यानी फेल टू परफॉर्म मेटामॉर्फोसिस। तो इससे पता चलता है कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। मेटा का मीनिंग होता है चेंज, मॉर्फ का मतलब होता है शेप और स्ट्रक्चर। तो फ्रॉग के या टोड के, किसी एम्फीबियन के लार्वे से एडल्ट बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अगर किसी फ्रॉग में से हम या टोड में से उसके रिमूव कर देते हैं थायराइड ग्लैंड को, तो उसके अंदर टेल को रिमूव करने की, गिल्स को रिमूव, यानी शेप में चेंजेस लाने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब डियर स्टूडेंट, ये तो सारे फंक्शन हो गए थायरॉक्सिन के। अब थायरॉक्सिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, कम हो जाता है तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, और उनके क्या सिम्टम्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थायरॉक्सिन की कमी की बात अगर हम करें तो इसको हम नाम देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले मसले को कहते हैं हम लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन। लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन को कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन में जो 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे हमें, उसमें ये एक है कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, यानी पैदाइशी तौर पर थायरॉक्सिन की कमी हो। इस कंडीशन को कहा जाता है सीरीटिनिज्म। कंजेनिटल बाय बर्थ।
और उसके बाद दूसरी है अगर आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन को कहा जाता है ग्वाइटर, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है मिक्सोएडिमा, इस कंडीशन को बोलते हैं। तो इनको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है। हाइपोथायराइडिज्म में पहली प्रॉब्लम है पैदाइशी तौर पे कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन अगर हो तो ऐसे इंडिविजुअल नॉर्मली डेवलप नहीं होते। स्मॉल स्कैंटी यानी बहुत कम हेयर्स होते हैं इनकी बॉडी पे, थिक येलो स्केली छिलकों वाली इनकी स्किन होती है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं और सेक्सुअली भी ये अंडर डेवलप्ड होते हैं। और अगर आयोडीन की कमी की वजह से इसमें कमी होती है तो देयर इज़ अ स्वेलिंग अराउंड द नेक जिसको ग्वाइटर कहा जाता है, और इसमें हाथ पांव सूज जाते हैं, पफिनेस ऑफ हैंड एंड फीट, इस कंडीशन को मिक्सोएडिमा कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट, अगर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसको कहा जाएगा हाइपरथायराइडिज्म, यानी एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के बढ़ने से जो प्रॉब्लम होगी इसको कहा जाता है ग्रेवीज डिजीज़। तो थायरॉक्सिन के कम होने से सिरिटिनिज़म और ग्वाइटर, पैदाइशी तौर पे कमी हो तो सिरिटिनिज़म जिसमें स्किन के ऊपर हेयर्स कम होंगे, स्किन येलोइश होगी, स्केली होगी, हेयर्स स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कलील कम मिकदार के अंदर होंगे, ये सेक्सुअली अंडर डेवलप्ड होंगे, फेल टू डेवलप, मेंटली रिटार्डेड, मेंटल भी डेवलपमेंट नहीं होगी इनके। ग्वाइटर में क्या होगा, देयर इज स्वेलिंग अराउंड द नेक और इसमें आयोडीन की कमी वजह बनेगी। हाथ पाँव के पफ्ट का मतलब होता है कि ऐसे हों जैसे उसमें हवा भरी हुई है, सूज जाएं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है मिक्सोएडिमा। और अगर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा है तो इसको कहा जाता है ग्रेवीज डिजीज़। अब ग्रेवीज डिजीज़ के क्या सिम्टम होंगे, एक्सोफ्थैल्मिक, एक्सोफ्थैल्मिस का मतलब होता है पॉइंटेड आई बॉल, आँखें ऐसे बाहर को निकली हुई महसूस होंगी। और बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना इंक्रीज़ होगा कि हार्ट फेलियर, कार्डिक फेलियर हो सकता है, और प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इसके अंदर बॉडी के अंदर होगी, और एक्सेस विच इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं एक बार जल्दी से उसको समराइज़ करते हैं। थायरॉक्सिन T4 को कहते हैं टेट्राआयोडोथायरोनिन, इसकी सिमिलर फॉर्म T3 है जिसको ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं। फ़र्क सिर्फ 3 आयोडीन के एटम हो तो T3, 4 आयोडीन के एटम हो तो T4, मगर थायरॉक्सिन जो है वो T4 है। बेसिक फंक्शन इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करना है। ये कंटिन्यूसली बॉडी में सिक्रीट होता है, ग्रोथ के टाइम में ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है, और मैचुरेशन के टाइम पे, डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे भी ये ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट में 4 चीज़ें आती हैं, ग्लूकोज का टूटना, ATP का बनना, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होना। ये जिस हार्मोन के साथ मिलकर ग्रोथ को बढ़ाता है इसको कहते हैं सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। ये डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस के लिए भी ज़रूरी है। एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन हो तो ग्रेवीज डिजीज़ होती है, कंजेनिटल डेफिशिएंसी हो तो सिरिटिनिज़म होती है, और आयोडीन की कमी की वजह से कम हो तो ग्वाइटर जिसको मिक्सोएडिमा भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मुकम्मल करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड के हार्मोन थायरॉक्सिन को कंप्लीट किया है, और इसके साथ हमने एक हार्मोन को इसके छोड़ा है कैल्सिटोनिन, वो हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ मिला के पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं मुकम्मल करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।